आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिक्षा स्टेशन पर, जहां पर 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम की मैथ और साइंस की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, जहां पे आप भी तैयारी कर सकते हैं निःशुल्क और आप अपने एग्जाम को बेस्ट बना सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं। तो ये रहा आज का क्लास 10th का केमिस्ट्री का क्लास, जिसका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ाया जाएगा, जहां पर शॉर्ट रिवीजन क्लास होगा, जिसको आप रिवीजन करके 2026 में जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, वो विद्यार्थी इसे पढ़कर आप अपने तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं और अपने एग्जाम में बेस्ट अंक ला सकते हैं। तो ये मेरा एक रिवीजन क्लास है, जिसमें प्रत्येक दिन प्रत्येक नए चैप्टर के साथ आगाज होता है और उसको रिवीजन करने के बाद अगले दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग पूरा रिवीजन करते हैं और उसके बाद हर दिन एक नए चैप्टर के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं और अपने तैयारी को काफी बेस्ट बनाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये पहला चैप्टर, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले विद्यार्थी के लिए है, इसीलिए दोनों प्रकार के विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण सब्जेक्ट है साइंस केमिस्ट्री क्लास 10th। प्रेजेंटर मैं खुद हूँ SK वर्मा सर, और मेरा चैनल शिक्षा स्टेशन, जिसको आप सब्सक्राइब कर ले ताकि प्रत्येक दिन का वीडियो आपको जैसे ही डाला जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, क्योंकि एकदम नए सिरे से हम इसकी शुरुआत किए हैं और यह चैनल भी एकदम नए हैं, तो अधिक से अधिक लोग इस पे जुड़े और इस फ्री चीजों का आप लाभ उठाएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन में है सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। डिफिनेशन कहता है कि ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टेंस फ्रॉम न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब ये कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ को जब मिलाते हैं तो नए गुणधर्म वाले एक नया पदार्थ मिलता है, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर आप चावल और पानी को एक साथ मिलाकर उसको गर्म करते हैं तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनता है, जिसको आप भाप कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आप दूध में दही को मिला देते हैं तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनता है, उसको बोला जाता है दही। उसी प्रकार से एक दूध में एक विनेगर डाल देते हैं तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनता है, जिसका नाम होता है पनीर। तो ऐसे चीजों को रिएक्शन बोला जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। तो इस हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी उस परिभाषा को हिंदी में देखे, कहता है वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट देखेंगे, सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, दही जमाना। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, कि लोहा है और उसमें जलवाष्प अगर मिल जाता है तो रिएक्शन करके एक नए पदार्थ बनता है, जिसको कहते हैं जंग। उसी तरह से कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना। फिर रिस्पिरेशन, मतलब श्वसन क्रिया में भी वही होता है कि इधर से हम लोग ऑक्सीजन को भेजते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहां पर ग्लूकोज मिलता है, दोनों रिएक्शन करके हमें श्वसन से एक ऊर्जा मुक्त करता है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका पूरे PDF नोट्स
और जितने भी स्टडी मटेरियल है वो हमने एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप में आप इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं 8757849064। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे और उस पर लिखेंगे सर हमें 10th क्लास के ग्रुप में ज्वाइन होना है। आपको ग्रुप में हम जो है ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करने का लिंक भेज देंगे और उसी में आपको हर तरह के PDF मटेरियल हर चीज जो है मिलेगी। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है डाल देंगे, जहां से भी आप डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और उस PDF नोट्स का जो है आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जो है देखते हैं। इसके बाद आगे बहुत सारा चीज अभी है पढ़ना, क्योंकि पूरे शॉर्ट में पूरे चैप्टर का हम लोग एक वीडियो में रिवीजन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो कि एकदम बिल्कुल आपके लिए एकदम अजूबा होगा कि एक वीडियो देखो पूरा चैप्टर एकदम आपके दिमाग में। उसके बाद जो है हम इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी फिर प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इस चीज को पता लगाने के लिए इफ एनी ऑफ दीज चेंजेस ऑक्योर, यदि इनमें से कोई एक परिवर्तन हो, क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए? तो चेंज इन स्टेट मतलब अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, चेंज इन कलर रंग में परिवर्तन होना चाहिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस गैस का जो है निकास होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, और चेंज इन टेम्परेचर तापमान में परिवर्तन होना चाहिए। ये 4 घटना अगर होता है, चारों के चारों होना जरूरी नहीं है, चारों में से कोई एक घटना अगर होता है तो समझा जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे भाते बनाने वाला बात है, वहां से अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हुआ है। किसी किसी का रंग जो है बदल जाएगा तो वहां पर भी रिएक्शन होगा। जैसे अगर हल्दी लगा हुआ अगर कपड़ा है, अगर उसको आप सरफ में डालते हैं तो उसका रंग जो है बदल जाता है, या उसमें नींबू डालते हैं उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। गैस का जो है उत्सर्जन भी होगा, जैसे श्वसन क्रिया में हम बताएं कि श्वसन होगा तो उससे ऊर्जा जो है मुक्त होता है, तो वहां पर भी जो है अभिक्रिया हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर तापमान में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप किसी चीज को रिएक्शन कराएंगे तो ज्यादा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यानी टेम्परेचर पहले कुछ था अब कुछ हो गया, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इन 4 घटना में से कोई एक घटना अगर होता है तो समझा जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण, एक है केमिकल रिएक्शन, अब यहाँ पे समझ रहे हैं समीकरण यानी इक्वेशन, ये क्या है? डेफिनेशन देखिए, कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इस बात को इस ढंग से जो है समझें, जैसे अगर हम ये बोले भात वाला जो उदाहरण बता रहे थे उसको आप देखिए, जैसे हम ये बोल रहे थे कि चावल और पानी, चावल और पानी को आपस में मिलाकर इसको गर्म करेंगे तो कौची बन जाएगा? भात बन जाएगा, अवस्था परिवर्तन होगा। तो चावल को हम कोई संकेत ले लेते हैं कि चावल को हम मान लेते हैं R कहेंगे, और पानी को जो है H2O कहते हैं, इसका फार्मूला होता है। चावल का फार्मूला नहीं होता तो उसका प्रतीक लिख दिए। इसको गर्म करेंगे तो भात बनेगा, यानी कि बॉइलिंग राइस बनेगा, BR। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? समीकरण। ये क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। ये क्या हो गया? एक समीकरण हो गया। लेकिन ये वाला क्या है? ये आपका केमिकल रिएक्शन जो है जैसे जैसे हुआ है वो बताया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आप जो है देख सकते हैं कि H2 प्लस O2 दोनों को मिलाकर हम H2O बनाते हैं। तो ये क्या है? एक समीकरण है। ये क्या है? एक समीकरण है। तो समीकरण जो होता है कि किसी भी वस्तुओं का सूत्र हो या संकेत हो उस रूप में व्यक्त कर देंगे तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इस रासायनिक समीकरण में
दो चीज होता है। इस रासायनिक समीकरण में दो चीज होता है, यानी इसका दो पार्ट है। एक जो है रिएक्टेंस और एक है प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंस और दूसरा प्रोडक्ट, यानी एक अभिकारक और दूसरा जो है उत्पाद। इसी को प्रतिफल भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिफल भी कहा जाता है। तो इस चीज को जो है आप समझिए कि अभिकारक क्या है और प्रतिफल क्या है। तो कहता है, यानी रिएक्टेंस बोलता है सबस्टांस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। कहता है कि वे सबस्टांस जो रिएक्शन में भाग लिया, वे सभी को अभिकारक बोला जाता है। जैसे अभी हम बताएं कि राइस और H2O, ये दोनों मिलकर जो है कोची बना? बॉइलिंग राइस, भात बना। अब यहां पे देखो, ये भाग लेने वाला ये दोनों है, तो इस पूरे चीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस बोलते हैं, यानी कि अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक के फलस्वरूप रिएक्शन करने के बाद जो नया उत्पाद बनता है उसे ही हम प्रतिफल कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। तो यही बात लिखा हुआ है, न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड, यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। अब एग्जाम्पल जो है और जो है समझें, यहां पे देखिए एग्जाम्पल के द्वारा और भी बताया गया है कि Mg प्लस O2, तो Mg प्लस O2 अभिक्रिया में भाग लिया, तो जो पदार्थ भाग लेगा उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक। जो नया चीज बना उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन, और इन्हें जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये आपको जो है सूत्र संकेत के रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो रासायनिक अभिक्रिया केवल है। लेकिन इस अभिक्रिया को ऐसे लिख दें सूत्र संकेत में, तो यही क्या बन गया है? समीकरण बन गया है। तो इस बात को जो है आप ध्यान देंगे। अगला जो हम लोग देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जो है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसका द्रव्यमान, उसका गुण अलग अलग होता है। तो उसके द्रव्यमान को बराबर करने के लिए हम समीकरण को जो है संतुलित करते हैं। कैसे करते हैं उसको देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या है उसको समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि द्रव्यमान दोनों साइड बराबर करते हैं। रिएक्शन अगर कहीं भी होगा, किसी भी चीज से अगर होगा, तो जो चीज हम जितना जितना लाए हैं वो तो नहीं बनना चाहिए। जैसे कि कहने का मतलब, अगर हम चावल और पानी को जितना क्वांटिटी में हम लेंगे कि चावल जो है 1 kg, पानी जो है 2 kg, तो जो भात बनेगा वो कितना बनेगा? 2 और 1 3 kg बनेगा। वो कभी भी बर्बाद नहीं होता है। यानी कि हाँ, भले वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, वाष्प नहीं निकलने रहे देंगे तब वो होगा बराबर। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण के नियम ये कहता है कि अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसका कुल द्रव्यमान और जो नया उत्पाद बना प्रोडक्ट के रूप में, वो दोनों का जो है द्रव्यमान बराबर होता है। और द्रव्यमान को बराबर करने के लिए हम लोग बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने का भी जो है कई सारा विधि है, जिसमें ज्यादातर हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग हम लोग करते हैं। यानी कि उसमें अपने मन से बैठा देते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन को अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या गो है? 2 गो। इधर ऑक्सीजन क्या गो है? 1 गो है। तो इसको 2 गो बनाना है तो 2 से गुना कर देंगे यहाँ। तब उसके चक्कर में मैग्नीशियम भी क्या गो हो गया? 2 गो हो गया। तो इधर भी हम क्या कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। अब दोनों साइड बराबर हो जाता है। देखो मैग्नीशियम 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, मैग्नीशियम 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो। क्योंकि आगे अगर कोई चीज रहेगा लिखा हुआ तो इसका भी रहेगा और इसका भी रहेगा।
ई नीचे लिखा रहेगा तब पोछेदार के लटकल रहेगा तो उसी का होगा जिसके साथ लटकल हो। तो जैसे यहाँ दू लटकल है तो 2 गो ऑक्सीजन है और यहाँ पे Mg आगे रख दिए, इसका मतलब केवल एक गो यहाँ पे है तो Mg होगा, यानी मैग्नीशियम का होगा केवल। अब दोनों साइड हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान क्या हो गया, बरोबर। तो इसी को हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। इसी को क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण बोलते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे वही बात को जो है बताया गया है कि तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए अनबैलेंस vs बैलेंस, यानी अनबैलेंस ही वाला है। जैसे हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, तो इधर में देखिए हाइड्रोजन 2 गो लेकिन ऑक्सीजन 1 गो, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2। अब इसको 2 गो करने के चक्कर में ये हाइड्रोजन क्या गो हो गया, 2 दूनी 4 गो, क्योंकि 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी है, 2 गो लटकल है तो 4 गो हो गया। तो यहाँ पर हमको 2 करना होगा, इस प्रकार ऐसे बनेगा तो ये क्या होगा, बैलेंस होगा। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 4 गो हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 गो हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस। तो जो हमने किया ये 2-2 बैठा कर, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एक होता है बीजगणितीय मेथड, तो वो काफी लंबा चौड़ा होता है, उसको आप न भी जानेंगे तो काम चलेगा। अब देखिए आगे चलते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग मेन टाइप ऑफ रिएक्शन में देखेंगे। अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है वियोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इन चारों चीजों को बारी बारी से हम लोग समझते हैं। पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन और अपचयन, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण, इसको नाम है हिंदी में। बारी बारी से अब देखिए, सबसे पहला हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। कहता है ये रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण के द्वारा जो है हम बता रहे हैं कि अगर बर्निंग ऑफ कोयल, यानी कोयले का दहन अगर यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन है गैस स्टेट में, 2 पदार्थ मिलकर एक जो है सिंगल उत्पाद का निर्माण किया CO2 गैस के रूप में, तो इसी पूरे घटना को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब आगे है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसी में हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि वाटर का फॉर्मेशन। तो इसमें देखिए, हाँ एक बात और देखिए, इसमें जो है सगरो जो है संतुलित करना भी जरूरी है। तो कार्बन यहाँ क्या गो है, 1 गो, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ भी कार्बन 1 गो, ऑक्सीजन 2 गो, ये ऑलरेडी जो है क्या है, संतुलित है। अब इसमें देखिए कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं, तो ये बन जा रहा है कुछ H2O, जल बन रहा है। तो इसमें भी देखें कि 2 पदार्थ मिलकर एक सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें भी संतुलित कर दिया गया है कि इधर 4 गो हाइड्रोजन, इधर 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, इधर 2 गो। अब उसके बाद देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो कहता है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, यानी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है, उत्पाद के साथ कुछ निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे रेस्पिरेशन में यानी श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है,
फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस के साथ जो है ये ऊष्मा जो है निकलती है, हीट निकलती है, तो ये सभी जो है क्या होगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अब उसके बाद जो है दूसरा नंबर देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो कहता है कि ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंस, कहता है एक वैसी अभिक्रिया जिसमें सिंगल रिएक्टेंट यानी कि एक अभिकारक ब्रेक डाउन होकर टूटकर टू गिव सिंपल प्रोडक्ट, जो एक साधारण उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। इसी को विघटन या अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो वही कहता है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन जो है रिएक्शन कहते हैं। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट दिए तो CaO और CO2 में टूट गया, यानी कि ये दो भागों में टूट गया। एक बड़ा पदार्थ जो है ऊष्मा देने से यह टूट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन या विघटन अभिक्रिया। ये हीट के द्वारा जो है ऊष्मीय थर्मल द्वारा ये इक्वेशन जो है ये टूटा, ये बड़ा पदार्थ जो है टूटा। उसके बाद जो है ये टूटने का बहुत सारा गुण है। अगर हम लाइन प्रवाहित करें किसी के साथ, जैसे जल में, पानी में अगर हम लाइन घुसा दें तब वो भी जो है टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये भी आपका क्या है, वियोजन अभिक्रिया। H2O एक सिंगल था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी देने पर H2 और O2 में टूट गया, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया होगा। कुछ जो होता है प्रकाश सनलाइट के स्थिति में भी टूट जाता है, जैसे आप देखिए AgCl जो है इसमें सनलाइट दिए तो Ag+Cl2 में टूट गया, तो ये भी आपका क्या है, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक पदार्थ जो था वो सनलाइट की उपस्थिति में टूटकर एक सिंपल उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया, छोटे छोटे उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया। इसी कारण इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो है समझिए, जिस तरह से ऊष्माक्षेपी था वैसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आप समझते हैं। कहता है रिएक्शन दैट अब्जॉर्ब एनर्जी, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा जो है और लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा अवशोषण होता है और इसके पहले वाला में ऊष्मा उत्सर्जन होता है, निकलता है। अब उसके बाद तीसरा नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। इस विस्थापन अभिक्रिया को जो है हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी दबा के पूछता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, कहता है ए रिएक्शन इन विच ए मोर रिलेटिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिलेटिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी ये क्या कहता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। जैसे अगर मान लेते हैं एगो यहाँ पे कुर्सी है, एगो कुर्सी है और आगे कुर्सी पर एगो विद्यार्थी बैठा हुआ है, आगे उसको मास्टर साहब गुरुजी, तो कुर्सी छोड़ के भागेगा कि नहीं, भाग जाएगा और जाकर उधर नीचे बैठ जाएगा। तो उसी तरह से यहां भी कहता है कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व अगर आएगा तो कम क्रियाशील वाले तत्व वहां से उठ के भाग जाएगा, वैसे यानी विस्थापित हो जाएगा। तो वैसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं आयरन नेल एक्सपेरिमेंट, यानी हम एक जो है लोहा के कील को हम अभिक्रिया करा रहे हैं, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये लोहा है सॉलिड स्टेट में, ये कॉपर सल्फेट है। ये लोहा जो है ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, तो यहां पर जब जाएगा तो कॉपर उठ के भाग जाएगा,
और लोहा इसके स्थान को बना लेगा। तो क्या होगा, FeSO4 और ये कॉपर भागा है तो यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, रिप्लेसमेंट नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कि क्या है, ये ज्यादा ताकतवर है Fe। अब यहाँ पे आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि Fe जो है ज्यादा ताकतवर है। तो आगे के चैप्टर में जो है पढ़ना है कि कौन सा तत्व जो है ज्यादा क्रियाशील है। आप जो है साधारण तौर पे अगर जानना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हलीना हलीना करे नहीं, हलीना कस, यानी कुछ जो है ज्यादा जो क्रियाशील तत्व है उसको हम लिख देते हैं। जैसे अगर आपको सोडियम रहे या आपका पोटेशियम रहे, मैग्नीशियम रहे या Fe रहे, तो ये सब जो है ज्यादा क्रियाशील वाले तत्व है। ये सब चीज अगर आएगा तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो उठ के भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्या हुआ कि लोहा कॉपर को हटा देता है क्योंकि लोहा अधिक शक्तिशाली है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, वो कॉपर मतलब तांबा है, वो लोहा, तो बरियार कौन होगा, लोहा, तो लोहा बरियार है तो कॉपर को भगा दिया। अब उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको समझते हैं। ए रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन किसको कहते हैं, कोई भी तत्व जो टूटता है वो आयन के रूप में टूटता है। प्लस वाला होता है तो प्लस में टूट गया, माइनस वाला होता है तो माइनस में टूट गया, और उन आयनों का जो है आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, E जो है Na2SO4 को BaCl2 के साथ अभिक्रिया हो रहा है। Na2 ज्यादा क्रियाशील है तो इसके यहाँ आ जाएगा और E वाला इसके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे विस्थापित कैसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट दो बारी हो रहा है, इसके जगह पे E, इसके जगह पे E, है ना, ऐसे चला जा रहा है। तो यहाँ पे BaSO4 प्लस 2NaCl बन जा रहा है। इस प्रकार डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसमें सोडियम सल्फेट था जो बेरियम क्लोराइड के साथ मिलकर वो बेरियम सल्फेट बनाया और सोडियम क्लोराइड बना। ये क्या है, ये आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, ये आपका क्या है, बेरियम सल्फेट है। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है। ये क्या है, सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें कहता है एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस्ड एन इंजॉल्व सॉलिड, यानी कि जिसमें कोई अघुलनशील ठोस बनता है। इंसोल्यूबल मतलब क्या होता है, इंसोल्यूबल सॉलिड मतलब होता है अघुलनशील ठोस, यानी एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस एन इनसोल्यूबल सॉलिड। जैसे देखते हैं जिसमें कोई अघुलनशील ठोस बनता है उसको बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी कि एक वैसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन के बाद एक ठोस के रूप में एक पदार्थ मिलता है जिसे जो है हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे है, हम लोग ये लास्ट अभिक्रिया को समझेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और दोनों एक साथ होगा उसको रेडॉक्स कहते हैं। उपचयन मतलब होता है ऑक्सीडेशन, इसको जो है ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। और रिडक्शन मतलब होता है अवकरण, अवकरण भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण और अवकरण, उपचयन एवं अपचयन।
तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, उपचयन क्या है। द गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, दोनों अगर क्रिया ये होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में इसका जस्ट उल्टा, हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यानी कि इसमें हम इस तरह से जो है समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुट जाएगा और हाइड्रोजन हट जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना चाहे हाइड्रोजन का हटना, कोई भी अगर घटना होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और ये दोनों घटना एक ही समीकरण में अगर हो तो उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी व्हेन बोथ ऑक्योर सिमुलेटेनियसली, यानी जब दोनों साथ साथ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं CuO प्लस H2, इसमें हीट दी, तो हीट दिए तो ऑक्सीजन इसमें से हट गया और हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया। सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन जो है यहाँ से क्या हो गया, हट गया, तो हट गया और H2 के साथ ऑक्सीजन जो है जुड़ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है। यानी ऑक्सीजन हट भी रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन जुट भी रहा है। नहीं, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है और इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके जुट रहा है, तो दोनों एक साथ हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये दोनों चीज को जो है आप समझ गए होंगे कि उपचयन अपचयन ये क्या है। अब इस पर जो है हम लोग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव, उपचयन के क्या क्या प्रभाव है। तो जैसे सबसे उपचयन कहने का मतलब कौन चीज, उपचयन कहने का मतलब ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना, ये क्या होता है। जैसे सबसे पहले उपचयन के प्रभाव में आपका आ जाता है कोरिजन, मतलब संक्षारण। तो व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टेंस लाइक मॉइस्चर, एसिड, etc, कहता है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता, अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसका क्षय होने लगता है। उस क्षय को ही संक्षारण कहा जाता है। उस क्षय को ही क्या बोला जाता है, संक्षारण कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी पर काली परत चढ़ना, फिर जो है सोना पर हरे रंग का परत चढ़ना, तांबा पर हरे रंग का परत चढ़ना, ये सभी जो है संक्षारण के उदाहरण है। अब अगला है कि रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, विकृत गंधिता। कहता है कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम rancid and their smell या टेस्ट चेंज, कि जब वसा और तेल उपचयित हो जाते हैं तो उनका गंध और स्वाद बदल जाता है। गंध में भी आपका जो है बदल जाएगा, जैसे एकदम खुशबूदार न होके खराब महकने लगेगा, या उसका जो है कलर बदल जाएगा और खाने लायक नहीं रहेगा और रुचिकर जो है हो जाएगा। उस प्रक्रिया को, उस विधि को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता जो है ये जो है इसको बचाव के क्या क्या उपाय है उसको हम लोग देखेंगे, और इसको भी बचाव के उपाय है संक्षारण के। जब कोई धातु में संक्षारण हो रहा है तो उस पर पेंट लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे, तेल लगा देंगे, और कोई जो है जिंक का परत चढ़ा देंगे। और जिंक के परत चढ़ाने की विधि को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण, ठीक है। यानी उसी को हम बोलते हैं जस्तीकरण, उसको बोलते हैं कोची जस्तीकरण भी बोला जाता है। यानी जस्ता का परत चढ़ाना क्या कहलाता है, जस्तीकरण। तो ये सब प्रक्रिया द्वारा जो है संक्षारण को रोका जा सकता है।
लेकिन विकृत गंधिता से बचाव के लिए क्या करेंगे? तो कहता है कि व्हेन फैट्स एंड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल फैक्ट चेंज, यानी कि स्वाद बदल जाएगा। ये तो है बचाव, यहां पे है। कहता है यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब प्रतिऑक्सीकारक का जो है उपयोग करेंगे। प्रतिऑक्सीकारक मतलब जो है वो ऑक्सीजन जो है उसमें क्या रहे, एकदम पूरी तरह से निकाल दे और उसके जगह किसी दूसरे चीज गैस जो है डाल दे। जैसे अगर जो है आप नाइट्रोजन भर देंगे वो ठीक ठाक रहेगा। तो इसीलिए जितना भी चिप्स, कुरकुरे या उस तरह से जितने भी पैकिंग वाला सामान होता है उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिसके कारण काफी दिनों का बना हुआ रहता है और वो खराब नहीं हो पाता है। आगे है फ्लशिंग बैग विथ नाइट्रोजन गैस, यानी चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरना, ये आपका होता है। इसी के साथ जो है ये पूरा चैप्टर जो है खत्म होता है। इससे जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जो है देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछ दिया गया है। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, कि आपको जो है ये हवा में वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा यहां पे समझिए, कहता है कि मैग्नीशियम रिबन हैज ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहता है मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर होता है MgO का ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू रिएक्शन, जिसके कारण वह विथ एयर, जिसके कारण एयर के साथ जो है वह रिएक्शन कर जाता है। दिस लेयर प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बर्निंग properly, so it cleaned with sandpaper to remove this layer। कहता है इसीलिए उसको जलाने से पहले सैंड पेपर जो क्या उसको बोलता है, रगड़ने वाला जो रहता है, जंग को छुड़ाने वाला, कौन क्या बोला जाता है उसको, यानी उसको इंग्लिश में देखिए सैंड पेपर बोला जाता है। उसको से लगड़ कर जो है साफ कर दिया जाता है ताकि वह वायु के साथ रिएक्शन ना करे। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर वायु से अभिक्रिया के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का एक परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम को ठीक से जलने से रोकती है, इसीलिए जलाने से पहले रेगमाल, जिसको सैंड पेपर कहते हैं, से रगड़ कर साफ किया जाता है, तब जो है वो जल जाता है। उसके बाद जो है आगे देखते हैं, बैलेंस इक्वेशन से एक क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है वो तो पढ़ाते समय बताएं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम है। क्या नियम है कि इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। इसीलिए समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करने के लिए, पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित करते हैं। उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो यहाँ देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर एक लोहा का ये कील है जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जा रहा है, तो ये बदल गया कलर। यहाँ पे देख रही है कि कलर इसका बदल गया और ये जो है यहाँ पे ये कैसा था, पीला था, ये आपका आ गया ये हरियर। तो इस तरह से यहाँ पे देखें ये लोहा के कील है, आई कॉपर सल्फेट के विलयन है। जैसे इसमें डालते हैं तो देखिए ये आपका हो जाता है कॉपर, ये पूरा जो है हो जाता है कौची कॉपर, आई जो पानी जैसा जो दिखाई दे रहा है वो फेरस सल्फेट हो जाता है, इसलिए इसका जो है कलर बदल जाता है। इसका आप प्रयोग भी जो है कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसका आंसर जो है बताया गया है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर,
यानी कॉपर से आयरन जो है ज्यादा जो है क्रियाशील है। इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, इसीलिए कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट से, और द ब्लू कलर फेड एंड टर्न्स ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, और वो कलर जो है बदल जाता है, ब्लू कलर को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि वो आयरन सल्फेट बन जाता है। जैसा इक्वेशन भी यहाँ पे बताया गया है कि लोहा है, ये लोहा कॉपर को भगाएगा और यहाँ फेरस सल्फेट बन जाएगा, ये कॉपर अलग हो जाएगा। लोहा, अब इसको हिंदी मीडियम वाले देख लें, ये कह रहा है कि लोहा यानी कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण विलयन का नीला रंग बदलकर हल्का हरा हो जाता है। तो ये कारण है कि क्यों जो है होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। वाई इज रिस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहता है ड्यूरिंग डाइजेशन फूड ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज। कहता है कि जो भोजन है वह ग्लूकोज में टूट जाता है, और ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन, और हमको जो है फेफड़ा के रास्ते जो है ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ग्लूकोज से रिएक्शन कर देता है। रिएक्शन करने के बाद इन आवर सेल टू प्रोवाइड एनर्जी, जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिंस एनर्जी इन रिलीज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन से मिलने के बाद जो है इसको क्या करता है CO2 H2O और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से एनर्जी निकल रहा है, इस कारण से श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हिंदी में समझ सकते हैं, पाचन के दौरान भोजन ग्लूकोज में टूट जाता है, ग्लूकोज हमारे शरीर को कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह एनर्जी प्रदान करता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा आंसर आप अगर लिख देते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। अब उसके बाद देखते हैं आगे कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल के साथ इसको जो है बताना है कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस इन इनसोल्यूबल सॉलिड। कहता है कि कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो क्या प्रोड्यूस जो होता है इनसोल्यूबल सॉलिड निकलता है। इनसोल्यूबल सॉलिड मतलब अघुलनशील जो है ठोस, और इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी जिस अभिक्रिया में किसी अघुलनशील ठोस पदार्थ और का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे Na2SO4 को BaCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो BaSO4 व्हाइट PPT और NaCl जो है यहाँ पे निकल रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, एक ये वाला जो प्राप्त हुआ एक ठोस के रूप में प्राप्त हुआ, एक सॉलिड के रूप में प्राप्त हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं कि अवक्षेपीय है। ये क्या है अवक्षेप के रूप में जो है प्राप्त हुआ, इसी कारण इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि बेरियम सल्फेट सफेद जो है अवक्षेप बनाता है। तो ये बात जो है आप ध्यान देंगे। अगला जो है देखते हैं कि रेंसिडिटी, यानी चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं। ऐसा इसलिए भरते हैं ताकि उपचयन चिप्स में को उपचयन से बचाने के लिए, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेल और वसा खराब हो जाते हैं, जिससे स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। तो नाइट्रोजन को कम सक्रिय गैस है जो चिप्स को खराब होने से बचाती है। यही कारण है कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पे डिकम्पोजिशन VS कॉम्बिनेशन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे
आप देख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल अभिकारक बनाता है, लेकिन वियोजन में एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे अभिकारकों उत्पाद में बदल जाता है। इसलिए दोनों को हम एक दूसरे से विपरीत जो है कहते हैं। उसके बाद केमिकल फार्मूला टू रिमेंबर, यहाँ पे देखिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको याद करना है। क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको CaO कहते हैं, CaO कहते हैं। सेलेक्ट लाइम, बिना फिर बुझा हुआ चूना, CaOH के हॉल2, CaOH के हॉल2 कहते हैं। तीसरा है लाइमस्टोन या मार्बल, लाइमस्टोन या मार्बल, तो इसको बोला जाता है चूना पत्थर या संगमरमर, CaCO3। रस्ट, जंग का फार्मूला Fe2O3 इंटू XH2O, ये आपका जंग का फार्मूला हुआ। उसी प्रकार से बुल्लू विट्रियोल, इसका नाम कभी कभी हिंदी में भी पूछता है, ऐसे दे देगा बुल्लू विट्रियोल का फार्मूला बताओ। बुल्लू विट्रियोल का फार्मूला क्या होता है? अभी देखी के सब लेकिन गड़बड़ा जाता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी याद रखेंगे बुल्लू विट्रियोल ही लिखा जाता है। हिंदी वाला के लिए नीलत होता भी याद रखना है, अब बुल्लू विट्रियोल भी याद रखना है। इसका फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O, और ग्रीन विट्रियोल यानी हरा कशिश Fe2SO4 इंटू 7H2। अगर ये सभी जो है सूत्र अगर याद रहता है तो आपको ये चैप्टर में बहुत जो है लाभ मिलेगा। क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना CaO, बुझा हुआ चूना CaOH के हॉल2, चूना पत्थर या संगमरमर CaCO3, जंग का फार्मूला Fe2O3 इंटू XH2O, बुल्लू विट्रियोल नीला थोथा का फार्मूला CuSO4 इंटू 5H2O, ग्रीन विट्रियोल यानी हरा कशिश FeSO4 इंटू 7H2O। और इसके साथ ही आपको जो है एक हम होमवर्क दे रहे हैं जिसको आपको ये बना के आना है और कमेंट सेक्शन में भेजना है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं, ताकि पेंट कर देने से ऑक्सीजन या जलवाष्प उस पर जो है नहीं पड़ता है, जिसके कारण संक्षारण नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर जो है आप जैसे हम बताएं वैसे ही कमेंट सेक्शन में जो है लिखना है, कमेंट सेक्शन में जो है आपको लिखना है। और उसके साथ ही हम वीडियो को अब एंड करेंगे, जिसमें उससे पहले थोड़ा सा एक जानकारी जो है ले लें। जानकारी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, जो भी इतना देरी तक आराम से बैठकर वीडियो देखें उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, यानी कि आप जो वॉच किए हमारे वीडियो को, इसके लिए जो है बहुत बहुत थैंक्स। और आप एक कोशिश करें कि जो है हम अधिक से अधिक जो है लोगों तक जो है वीडियो को भेजाएं और सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लास्ट में लाइक करना ना भूलें। और हमारा चैनल है शिक्षा स्टेशन बाय SK वर्मा सर, तो ये नया चैनल है, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करके ये लोगों तक पहुंचाए और अपने परिवार को एक बड़ा बनाए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।